ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब एक नेचुरल क्वेश्चन हुआ जो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था, एंड हु ऑल कैन आस्क दिस? आई वाज एक्सपेक्टिंग अनिरुद्ध to ask this, but has been asked today by Karthik, and that is स्कूल में कौन कौन आए? ठीक है ना? तो अगर मैं देखता हूँ कि तुम लोगों ने जो टॉपिक लिस्ट दिए थे उसमें नंबर 1 तो रोटेशन था, उसके बाद कुछ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर भी बताए थे और कुछ बताए थे इसके ऊपर क्या बोलते हैं फ्लूइड्स का, उसके बाद हाँ वही फ्लूइड्स के बाद। चलो कोई नहीं, हाँ मुझे मालूम है कई सारे और भी थे, एक सत्यम बोलने की वेव्स भी था, आई नो। तो मे बी व्हाट वी कैन डू इज दैट वी विल स्टार्ट विद फ्लूइड्स एंड देन मूव ऑन टू द अदर टॉपिक्स, ठीक है ना? चलो ओके, कार्तिक सेज कि आवर सेकंड क्लास जनरली स्टार्ट्स एट 9:15 इंस्टेड ऑफ 9:30। अच्छा अच्छा, हाँ वैसे तो चेंज है, पहले तुम लोगों का जो है इस पे 10 मिनट का ब्रेक किया गया, ठीक है? चलो एनीवे, ध्रुव हैज आस्क्ड कि मेंस का कुछ अपडेट है क्या? एक्चुअली मेंस का कोई अपडेट शायद इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि सीबीएसई खुद अभी 2 महीने में आ गया है या नहीं? तो सीबीएसई सोच रहे हैं कि इसको मार्च में करें या अप्रैल में करें या मई में करें। तो अगर मान लो शिफ्ट होता है उधर तो नेचुरली फिर इधर भी शिफ्ट करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई थिंक सीबीएसई इज आल्सो वेटिंग कि सॉरी मेंस वाले जो है एनटीए मतलब probably waiting कि इस पहले सीबीएसई का नोटिफिकेशन आ जाए, probably that's what the case is, that's what I think है, ठीक है ना? चलो anyway let's start। तो फ्लूइड्स में देखो दो पार्ट्स हैं, ठीक है? एक तो है स्टैटिक्स और एक है डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स में देखो क्या क्या है। स्टैटिक्स में आता है एक तो फ्लोटेशन, दूसरा है सरफेस टेंशन। ये होते हैं दो टॉपिक जो स्टैटिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है ना? और डायनामिक्स के अंदर क्या क्या आएगा? डायनामिक्स के अंदर बर्नौलीज है ना, बर्नौली और बी है, बल्कि स्टैटिक्स से एडिट कर दो, बर्नौलीज और दूसरा हो गया विस्कोसिटी या विस्कस फ्लूइड्स। दैट्स मोर और लेस द टू थिंग्स हमें, ठीक है ना? कुछ has asked कि are there any changes in mains in January? Actually, now we are getting slowly late for January, so like I'm fearing a little bit कि शायद change हो. All depends on CBSE. अगर CBSE ने change किया from March to let's say April या March to May, so then obviously January will also change. और अगर CBSE ने अपना March में रखा है तो that case तो है ना, तो then तो I think इनको भी January रखना मजबूरी हो जाएगा because like they have to give some margin in February, है ना, for other studies also. ओके, आरजे अरविंद सेज कि थ्योरी का भी रफ आउटलाइन भी एक बार बता देना। ओ चलो ठीक है, देखो इसमें तो कुछ खास नहीं है। इसमें जो है नंबर 1 इज दैट बुओयंट फोर्स। तो बुओयंट फोर्स कितना हो जाता है? v p rho l into g, बट दिस इज फॉर अ स्टैटिक लिक्विड, दिस इज फॉर अ स्टैटिक लिक्विड। मान लो अगर लिक्विड रेस्ट पे है, सॉरी लिक्विड जो है लिफ्ट के अंदर है और वो जो लिफ्ट है that lift is suppose moving up with an acceleration a, in that case buoyant force change होगा या नहीं होगा? what is the answer? यानी कहने का मतलब है कि buoyant force कोई fixed force है या अगर मान लो मूविंग लिक्विड होगा तो अलग होगा? what's your opinion? यानी सेम रहेगा या चेंज होगा? ओके, ध्रुव से इसकी चेंज होगा, तो ऐसे चेंज मत बोल दो, बोलो कि चेंज होके क्या बनेगा, तो वो भी बता देना चाहिए। यस, व्हाट अबाउट यू, क्या लगता है चेंज होगा या नहीं? चेंज होगा। क्या हो जाएगा न्यू बुओयंट फोर्स? G plus A is what Rohan is saying. Dhruv Patil is also saying, Karthik is also saying the same thing, but Karthik ने बोला वेरिएबल हो जाएगा। I think Karthik has now said G plus A, बिल्कुल सही बात है। यानी अब हो जाएगा, देखना V rho L into G plus A, ये हो जाएगा बुओयंट फोर्स, यानी एक्सीलरेशन पे डिपेंड करेगा, है ना? तो देयरफॉर अगर A ऊपर जा रहा है तो जैसे G नीचे होता है और A का स्यूडो फोर्स भी नीचे होता है, तो उस तरह से काउंट करोगे तो V rho L into G plus A होता है। सो दैट्स द डिफरेंस। यानी सपोज एक लिक्विड है
एक लिक्विड है और इसके अंदर मैं क्या करता हूं, एक सॉलिड लेता हूं जिसका वॉल्यूम V है और उसका मास इन एयर सपोज है Ma, राइट। और जब मैं इसको दिस सॉलिड इज हैविंग सपोज वॉल्यूम V दे रखा है और इसके अंदर एक सॉलिड है, लेट्स से गोल्ड है, तो रो G कर दो। अब ये जो गोल्ड है ये इम्प्योर है, ठीक है, ये जो गोल्ड है ये इम्प्योर है, तो गोल्ड का डेंसिटी दे रखा है रो G। तो मैं एक जनरल क्वेश्चन दे रहा हूं सो दैट वी गेट लिटिल प्रैक्टिस आल्सो। इस सॉलिड का मास Ma है, वाई Ma है, M ले लो, है ना, Ma है, मतलब एयर का मैं कहने वाला था बट M भी चलेगा, M है, वॉल्यूम इसका V दिया हुआ, ठीक है, और इसका डेंसिटी ऑफ गोल्ड दे रखा है सपोज रो G, ठीक है ना। जब मैं इसको कोई लिक्विड है रो L, ठीक है ना, उसके अंदर इसको डुबो देता हूं मैं इसी चीज को, तो इसका मास हो जाता है M डैश, तो यानी वेट हो जाता है mg और वेट हो जाता है m डैश g। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो मिक्स किया हुआ चीज है, जनरली गोल्ड के साथ क्या होता है ना, कॉपर मिक्स रहता है, ठीक है ना, तो जनरली गोल्ड के साथ कॉपर मिक्स रहता है, तो रो कॉपर हो गया सपोज रो सी। तो ये मास m होता है एयर में, वॉल्यूम v है और रो g है, रो c है कॉपर का, ठीक है, और इसका मास m डैश वे होता है इन दिस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो l। You to find out the percentage purity of the substance, मतलब कितना परसेंटेज गोल्ड है इसके अंदर। अच्छा, इसमें कुछ पूछा गया है V डेंसिटी G इफेक्टिव। अच्छा ठीक है, यू आर राइट, मींस व्हाट यू आर सेइंग इज दैट यहाँ पे जो रॉयल G है इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे एज G इफेक्टिव, ठीक, यू आर राइट। एक्चुअली है ना, ये V वॉल्यूम दिया नहीं है, जरूरत भी नहीं है, V इज या रोहित में बताओ, लाइन ऑफ थॉट बताओ कि इसके फर्स्ट स्टेप ये करेंगे, फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। हाँ, हाँ, लेकिन कैपिटल भी दिया नहीं है, वो तो मैंने गलती से दिया था। जो है वो 0.4 की वजह से कम हुआ है, तो फिर n-g इक्वल टू mg माइनस 0.2 कर देंगे, 0.4 इसमें आएगा, उससे क्या होगा, v आ जाएगा, ठीक है। लाइन ऑफ थॉट इज परफेक्टली फाइन, ठीक है ना, लाइन ऑफ थॉट इज परफेक्टली फाइन। देखो, वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स इज टू व्हाट गेट दिस v। एक बार v निकल जाए तो फिर क्या करेंगे, एक बार वो देख लेते हैं, एंड देन वी विल एट द बैक एंड आल्सो कैलकुलेट v। कैसे, तो देखो, अगर मान लो इसमें से m वाले पार्ट का सपोज mg हो गया गोल्ड वाला और कॉपर हो गया mc सपोज, तो यानी मैं लिख सकता हूं mg प्लस mc इज इक्वल टू m, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा है mg बाय रो g प्लस mc बाय रो c will be equal to what, ना इक्वल टू कैपिटल V। गेट व्हाट इज,
ठीक है, दैट्स व्हाई सही क्योंकि ये जनरलाइज्ड क्वेश्चन है तो इसका एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा बड़ा होगा, तो लेट्स नॉट वेंचर इनटू दैट, बट लेट्स से इफ यू आर एबल टू वर्क आउट दीस स्टेप्स दैट मींस यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द आंसर। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन जनरलाइज आते नहीं, आएंगे क्या न्यूमेरिकल के हिसाब से, देखो आई थिंक इट विल बी मैनेजेबल। अब हमारे लिए की टास्क रहेगा कैपिटल बी निकालना, है ना, वो यहां से निकलेगा कि अगर मान लो इसका रिडक्शन इन वेट हुआ है तो रिडक्शन इन वेट कितना होगा, mg माइनस m डैश, दैट इज द रिडक्शन इन वेट। माइंड यू m भी दिया हुआ m डैश भी दिया हुआ है, LHS तो नो है, इज इक्वल टू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम v है, इसका पता नहीं कितना है, वो वही कैपिटल V है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना, इनटू रो l इनटू g, तो g तो चलो कैंसिल हो जाएगा, यानी v क्या होगा ना, m माइनस m डैश बाय रो l, तो यहां पे मैं लिख दूं m माइनस m डैश बाय रो l, ठीक है, आई थिंक दैट्स इट। तो mc को मैं लिख दूंगा m माइनस mg, यानी एक्सप्रेशन क्या आ गया, देखो मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं mg बाय रो g प्लस mc ना लिख के मैं इसको लिखूंगा m माइनस mg बाय रो c इज इक्वल टू m माइनस m डैश बाय रो l। तो मैं अगर इसको साथ में ले लेता हूं तो m उधर चला जाएगा, है ना, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा, यानी mg इंटू 1 बाय रो g प्लस 1 बाय रो c माइनस 1 बाय रो l, है ना, m को इधर भी लेके आ रहा हूं, अच्छा सॉरी mg तो चाहिए, इसको जरूरत नहीं, ठीक है, इज इक्वल टू m माइनस m डैश बाय रो l माइनस m बाय रो c, ठीक है, तो यानी mg आ गया, तो मास ऑफ गोल्ड आ गया, तो mg को अगर मैं m से डिवाइड कर देता हूं तो इन दैट केस क्या होगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है, आई थिंक नाउ इट्स डन, mg तो आएगा समझ लो, mg को m से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ गोल्ड आ जाएगा, तो फ्रैक्शनल प्योरिटी आ गया, और अगर मान लो परसेंटेज प्योरिटी चाहिए तो इनटू 100, तो अब तो जगह बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, तो मैं भी यही पे कर देता हूं, ठीक है, दैट इज देयरफॉर फ्रैक्शनल प्योरिटी will be mg by m, और mg तो मालूम ही है, यानी 1 upon m into m minus m dash by rho l minus m by rho c by 1 by rho g plus 1 by rho c, ठीक है, that's the fractional purity, ठीक है, that's the fractional purity। अब परसेंटेज का चाहिए तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना, दैट्स एन इजी जॉब, यू कैन डू इट योरसेल्फ। चलो ठीक, मैं इस पे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, एंड दैट इज इसी लाइंस पे है, सपोज एक बॉडी है जिसका मास m है और इसके अंदर एक कैविटी है, ठीक है, जब मैं, अच्छा इसका जो ये प्योर है और मान लो गोल्ड का ही है सपोज, लेकिन गोल्ड के अंदर कैविटी बना रखा है, वो मुझे पता करना है कि कैविटी कितना है, तो मैं इसको फिर पानी में डालता हूं या कोई लिक्विड में डाल देता हूं, है ना, तो उसका मास हो जाता है इसका m डैश, ठीक है, तो फाइंड वॉल्यूम, इसका डेंसिटी दे रखा है रो है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी, these are similar lines, almost similar, just a little bit of practice on Boyd force and on, मास इन एयर m है, पर इसमें कुछ कैविटी का वॉल्यूम है, पता नहीं कितना है, ठीक है, ये हो, और प्योर गोल्ड है और कुछ मिक्स नहीं है, इसमें नथिंग इज मिक्स्ड है, प्योर गोल्ड का बना है लेकिन कैविटी है, और इस लिक्विड में जब वजन करते हैं तो m डैश आता है, तो टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ कैविटी, गो अहेड।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। अच्छा सबमिट, चलो ठीक है। एनी आंसर फ्रॉम दिस साइड? इधर से कोई आंसर है? वैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन में एक दिक्कत पता है क्या आता है, तो एक्सप्रेशन टाइप करने में लेजीनेस आ जाता है कि चलो ठीक है देख लेंगे, मिला लेंगे जब आप बताओगे तो कई बार ये होता है ना। चलो एनीवे एक आंसर आया, सिस्टम इज गिवन दैट इज m minus m by rho l minus m by rho गोल्ड। चलो ठीक है देखता हूं। पहली बात तो इसमें जो बुओयंट फोर्स आएगा वो क्या है? तो बुओयंट फोर्स आएगा m minus m dash into g। तो therefore volume of the material है ना, क्योंकि अल्टीमेटली देखो कैविटी इज कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्स्ट्रा वॉल्यूम है ना। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल अगर v है तो इन दैट केस v into rho g, rho गोल्ड इज इक्वल टू m। पर यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम होगा वो होगा कैविटी प्लस इसका वॉल्यूम है ना, तो v हो जाएगा m by rho g मतलब। तो ये जो बुओयंट फोर्स है दैट इज इक्वल टू व्हाट? v डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अब v डिस्प्लेस्ड क्या होगा ना, इनटू रो एल इनटू जी लिख देता हूं, एक अलग बात है फॉर्मेलिटी है, जी तो एक पे कैंसिल हो जाता है ना। तो बुओयंट फोर्स कितना है या लिक्विड की वजह से अपथ्रस्ट कितना है m minus m dash into g। ओके, क्योंकि रिडक्शन हो गया तो रिडक्शन होके m dash बना तो m minus m dash into g, और ये हो जाएगा रो एल इनटू डिस्प्लेस वॉल्यूम। तो डिस्प्लेस वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम ऑफ कैविटी प्लस वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल मटेरियल। तो ये जो v है ये मटेरियल वॉल्यूम दिया है, यानी शेडेड पार्ट, मतलब हो गया इस केस में शेडेड पार्ट, ये जो पार्ट है ठीक है ना, और वो कितना होगा m by rho g। ठीक है, तो g तो चलो कैंसिल हो गया, यानी वॉल्यूम ऑफ कैविटी हो जाएगा m minus m dash by rho l। ठीक है, ये नीचे गया माइनस m by rho g, m by rho g, this will be the cavity volume। हाँ वो मैंने सही देख लिया था, सत्यम व्हाट यू रिटन, आई गॉट योर फील। आई मीन m minus m by rho l, ठीक है, माइनस m by rho गोल्ड, ठीक है एकदम सही है। ठीक है, so that's the answer, cavity volume is this much, fine। चलो let's move on। Next question is of two liquids, suppose it is given that a cone is there, ठीक है, जिसका हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द कोन यानी h by 2, और ये पूरा कोन का हाइट सपोज h है, पूरा कोन का हाइट h है, हाफ ऑफ इट इज इन इनसाइड लिक्विड ये, और इसका डेंसिटी दे रखा है रो, ठीक है, और इसका दे रखा है 10 रो 12 रो, नहीं 12 नहीं सॉरी, सपोज इसका दे रखा है 6 रो, ठीक है, तो इसका रो डैश निकालना है, ठीक है, this completely submerged in this liquid, you to find out the रो डैश। ये लिक्विड 1 में अंदर है,
अच्छा, इसके बाद मैं एक आध क्वेश्चन प्रोजेक्टेड एरिया पे दे रहा हूं, याद है ना, एरिया प्रोजेक्शन के ऊपर दे रहा हूं मैं। Okay, ठीक है. I think quite a few have given the answers. Vedanta, Pranay, Dhruv, everybody is given the answer is 2 rho by 7. चलो, तो बेसिकली क्या है कि इसका अगर वॉल्यूम होता है V, तो इसका तो हो गया V rho G. और ये क्योंकि h by 2 है, तो यानी इसका डिस्प्लेस वॉल्यूम क्या होगा 1 by 8, है ना? क्योंकि h by 2 है तो इसका रेडियस भी r by 2 होगा, तो देयरफॉर इसका वॉल्यूम 1 by 8 हो जाएगा, तो यानी V by 8. तो V by 8 into 6 रो प्लस बाकी वॉल्यूम कितना हो गया 7V by 8, यानी 7 प्लस 7V by 8 into रो डैश. एक्चुअली G तो सब जगह होगा, तो G हटा देता हूं, G तो सब जगह ही होगा, है ना? सो दैट्स द क्वेश्चन. तो यानी V रो और ये हो जाएगा 3 by 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 by 4, तो 2 by 7, बिल्कुल सही. यानी रो डैश इज इक्वल टू 2 by 7 रो, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट. ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन दिया मैंने जिसमें एक क्यूबॉइडल वेसल दिया और जिसके अंदर एक हेमिस्फेरिकल एक हमने वो बना दिया, जो भी समझ लो सरफेस है. तो इस हेमिस्फेरिकल सरफेस पे पानी का प्रेशर है, वो एक्चुअली चारों तरफ से आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से, यहां से, वहां से, ऐसे. अब वो तो 3D में है, तो थोड़ा सा साइड से भी आएगा, ऊपर नीचे से भी आएगा, एवरीथिंग. You to tell, you to find out the fx and fy value on this hemisphere. Liquid का density rho ले लो. Rho is the liquid density. तो याद करके देखो, ये क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया से करते हैं, है ना? तो वो कंसेप्ट एक बार रिवाइव कर लो माइंड में और इसको सॉल्व कर लो. और अगर चाहते हो और थोड़ा सा प्रैक्टिस, तो मैं भी एक और मैं दे देता हूं, ठीक है? एक और मैं दे देता हूं, एंड दैट इज कि यही सपोज हो जाता है कि मैंने यहां पे कॉनिकल बनाया ऐसे, ठीक है? कॉनिकल बनाया सपोज, जिसका रेडियस r है और इसका हाइट h है. तो इसमें भी fx और fy क्या आएगा, इस पे दोनों पे प्रोजेक्टेड एरिया लगा करना. लेकिन इसमें और इसमें एक अंतर क्या है कि ये बिल्कुल टॉप पे बन रहा है, ठीक है ना? मतलब अगर इसका पूरा क्यूबॉइड बनाऊंगा तो कुछ ऐसे आएगा. अब देख लो, थोड़ा सा बनाना इज नॉट सो इजी, बट देखो मैं कोशिश करता हूं. ये हो गया क्यूबॉइड, है ना? और कुछ ऐसे कोनिकल टाइप का बनेगा, मतलब I don't know whether I could draw properly or not. हाँ, I think it's good enough, है ना? और यहाँ पे एक डॉटेड बना देता हूँ. I think that's good enough. तो ये चीज. अब इस कोन पे देखना, पानी का प्रेशर है चारों तरफ से, ऐसे 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 भी आएगा और ऐसे ऐसे भी आएगा, मतलब वर्टिकल भी आएगा और हॉरिजॉन्टल भी आएगा.
तो टू फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन दिस x एंड y और इसका भी नेट x एंड y. ओके, कुछ आंसर्स आने लगे हैं. आई थिंक Vedanta has given the first answer, that is rho into 3 pi g r cube is fx. Okay. I think that's right. और fy is 2 by 3 pi r cube rho g. ठीक है, एकदम परफेक्ट याद है. ठीक है. देखो इस केस में अगर याद करके देखो, हमने डिस्कस किया था कि जो Fy आता है दैट इज नथिंग बट द बुoyant फोर्स ड्यू टू दैट सेक्शन. तो बुoyant फोर्स के डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज व्हाट 2 by 3 pi r cube. तो देयरफॉर इस केस में Fy तो आ गया बुoyant फोर्स, यानी हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो 2 by 3 pi r cube into rho into g. ये हो गया Fy. Fx इस केस में थोड़ा सा आसान हो जाता है बिकॉज़ ऑफ सिमेट्री, कि अगर मैं देखता हूं यहां पे एक सेंटर पे मैं अगर प्रेशर निकालता हूं तो आएगा h rho g यानी 3r into rho into g. और सर्कल पे एक ऐसी सिमेट्री है कि ये जो प्रेशर यहां पे है उसको मैं एवरेज प्रेशर ले सकता हूं, बाकियों में नहीं चलेगा. बाकियों में थोड़ा कैलकुलेशन अलग टाइप का, लेकिन इस केस में क्या होगा, हम एवरेज प्रेशर लेके चल सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहां पे अगर एक सेक्शन लेते थोड़ा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, तो जितना एरिया यहां पे उतना एरिया यहां पे, जितना प्रेशर कम हो रहा है यहाँ पे सेंटर के रिस्पेक्ट में, उतना ही प्रेशर बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर. तो देखो मैं इस पूरे सेक्शन का एवरेज सेंटर पे ले सकता हूँ. तो एवरेज प्रेशर क्या होगा ना, 3r h हो गया, ये h मींस डेप्थ इनटू रो इनटू g. ये आ गया एवरेज प्रेशर इनटू इसका एरिया व्हिच इज व्हाट पाई r स्क्वायर. बिल्कुल सही आ गया. चलो गुड. यानी fx हो गया 3 pi r cube rho g. आगे ये आ गया fx. अब आ जाओ इस पे fy को आई थिंक फिर हाफ ऑफ द कोन है ना, तो यानी इस केस में fy हो गया 1 by 6 pi r square h वॉल्यूम ऑफ द कोन इनटू rho इनटू g. fx के लिए क्या करें, या अगर कोई और भी शेप आ जाए तो क्या करें, है ना. रोहन से इसके fx के लिए तो डबल इंटीग्रेशन बन रहा है. नहीं तो डबल इंटीग्रेशन अवॉइड करो ना, मैंने बोला था ना प्रोजेक्टेड एरिया ले लो. देयरफॉर कोन को ट्राई मत करो, कोन को तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ये डबल इंटीग्रेशन आएगा, बिल्कुल आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि एक तो इंटीग्रेशन ऐसे आएगा ना कि अगर कोई यहां पे एक वो सरफेस ले लेते हो तो इसके यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा. तो एक इंटीग्रेशन तो यहां से लेके यहां तक को समेटने में लग जाएगा, है ना. ऊपर से यहां पे खत्म नहीं होगा, वो एक्चुअली यहां तक जाएगा पूरा. तो एक तो इंटीग्रेशन यहां से यहां तक जाएगा, फिर ऊपर से यहां से शुरू करके ऐसे ऐसे पूरा सेक्शन. यानी अगर इसको प्रॉपर तरीके से करना चाहोगे तो डबल इंटीग्रेशन चाहिए, व्हिच वी आर ट्राइंग टू अवॉइड. हमें तो इसलिए तो मैंने बोला ना प्रोजेक्टेड एरिया पे निकाल दो. तो प्रोजेक्टेड एरिया को मैं निकाल दूंगा तो dy है ना. तो इसका एरिया कितना होता है ना, अगर इसका लेंथ मान लो कुछ भी ले लो, 2x ले लो या कुछ भी ले लो, है ना. तो this by 2r is equal to y by h. तो इसका क्या हो जाएगा ना, y by h into 2r into dy. ये आ गया इसका एरिया. और प्रेशर which is h मतलब h minus y into rho into g. तो बेसिकली इंटीग्रेशन जो पार्ट है वो तो y वाले का है और 0 से लेके h तक. ये हो जाएगा fx.
इज इक्वल टू सिंगल इंटीग्रेशन से हो जाएगा, यानी रो जी 2 अगर ऐसे तो हटाई तो 2r रो जी बाय h, ये हटा दो 0 टू h इंटीग्रेशन y into h minus y, तो यानी इंटीग्रेशन hy minus y square, तो hy का तो हो जाएगा hy square by 2 यानी h cube by 2 minus y cube by 3 यानी h cube by 3, यानी 1 by 6 आएगा, तो 1 by 6 करके 1 by 3 यानी 1 by 3 y नियर r h square रो, देखो ठीक है, 1/3 r h square रो into g, ये तो हमने क्या किया, उस कोन का प्रोजेक्टेड एरिया से निकाल लिया। ठीक है, देख लो अच्छे से। ना सत्तर में लास्ट, क्या इस केस में हम सेंट्रॉइड पर निकाल सकते हैं? मैं इस केस में कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर थोड़ा सा और रैंडम एरिया हो जाए ना तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत आता है, पर इस केस में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जैसे मान लो इसका सेंट्रॉइड कहां पे होगा, 1/3 ऑफ h पे होगा, ठीक है, तो उसका प्रेशर होगा 1/3 रो जी h इनटू एरिया, तो एरिया होगा हाफ इनटू बेस इनटू अल्टीट्यूड, तो करके देखना ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज बाय यूजिंग प्रॉपर इंटीग्रेशन। कल को कोई और शेप आ जाए तो इन दैट केस क्या करेंगे ना, यही मेथोडोलॉजी अपनाएंगे, बाकी देख लो, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट इंटीग्रेशन आल्सो, बट हाँ अगर तुम प्रॉपर करते हो ना तो एक्चुअली डबल इंटीग्रेशन ही आता है, एक कर्व का इंटीग्रेशन आएगा और फिर एक वर्टेक्स से लेके पूरा ऊपर तक। Obviously that's not affordable in this case, we cannot do that right now. कुछ नहीं, बस इसका लेंथ चाहिए था into dy, इसका लेंथ कैसे है, this by this is equal to y by h, तो ये कितना आ गया ना, y by h into 2r, ये आ गया, into dy कर दिया तो एरिया आ गया। चलिए एक काम करो, इसको यहां रखो, तो दिस इज द एरिया, ठीक है। और ये हो गया प्रेशर, तो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स, अब प्रेशर क्या होगा फिर h माइनस y बचा है ना, तो प्रेशर हो गया h माइनस y की वजह से, तो h रो g यानी h माइनस y रो g इनटू एरिया, और इंटीग्रेशन 0 से लेके h, तो यहां से लेके y मैंने वर्टेक्स से लिया पूरा वहां तक 0 से h, बाकी तो इंटीग्रेशन सब नहीं है ना। सर जो प्रोजेक्टेड एरिया लेना होता है, ये किस डायरेक्शन में लेना होता है? वॉल के ऊपर, वॉल के ऊपर प्रोजेक्टेड एरिया, पूरे चीज का वॉल के ऊपर प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। I mean, जैसे ये कोण मैंने लिया, अभी देखना एक और इजी दे देता हूं मैं, चलो एक और प्रैक्टिस कर लो। सपोज चलो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, इसके कम रिस्पॉन्सेज आए थे, है ना। अब फटाफट इसको निकालो, इस बार कोण थोड़ा अलग तरीके से रखा गया और पानी पूरा ऊपर तक भरा हुआ, पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ, ठीक है। और वहां से 4r डेप्थ पे इसका सेंटर है, इस कोण का हाइट 2r है, अब हाइट कहो या जो भी कहो, इसका वर्टेक्स से लेके इस पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल का 2r है, रेडियस r है, और इस सेंटर का डेप्थ ऊपर से हो गया 4r। गो अहेड, बस fx और fy निकाल, फटाफट निकाल, अब तो आसान है। जस्ट फॉर प्रैक्टिस में, ये कांसेप्ट तो डिस्कस ऑलरेडी हो गया। ध्रुव has asked a question is that हम उसका एपेक्स एंगल से कंपोनेंट लेंगे, नहीं कंपोनेंट की तरफ क्यों सोच रहे हो मैंने बोला ना fy is what go and और fx प्रोजेक्टेड, तो प्रोजेक्टेड में तो हमें कौन से लेना देना ही नहीं, प्रोजेक्टेड एरिया जब ले रहे हो तो कौन तो रहेगा ही नहीं, प्रोजेक्टेड एरिया वॉल पे क्या है, सर्कल है, तो बस सर्कल का करो, सर्कल का थोड़ी देर पहले तो किया था,
That's why I said na कि this is just a carbon copy of the existing questions, but just one for practice, nothing else. ओके, वेदांत has given कि fx हो जाएगा 4 पाई रो जी आर क्यूब और fy हो जाएगा 2 बाई 3 पाई रो जी आर क्यूब. चल देखते हैं. तो fx क्या होगा ना, सेंटर पे प्रेशर इनटू एरिया. तो सेंटर पे प्रेशर क्या है 4r रो जी, h रो जी इनटू एरिया यानी 24 पाई r क्यूब रो जी. ठीक है, शिव हैज गिवन द सेम आंसर. और Fy क्या हो जाएगा बुओयंट फोर्स, इसमें तो कुछ करना ही नहीं. तो वो हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर इनटू h. ये वॉल्यूम आ गया रो जी. दैट्स इट. देन 2/3 पाई r स्क्वायर रो जी. प्रणय दास की अगर प्रोजेक्टेड एरिया में जैसे स्फीयर और कोन का अगर सेम होगा तो यानी fx भी सेम होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा. तभी तो देखो इसमें इनफैक्ट देखो अभी तो मैंने इस बार 4r दिया, अगर मैंने 3r दिया होता तो आंसर fx का वही आता जो हमने थोड़ा देर पहले स्फीयर के लिए किया. क्योंकि स्फीयर में हमने डेप्थ 3r दिया था यार. ये तो थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैंने 4r दे दिया, पर अगर मैंने 3r दिया होता ये वाला डेप्थ इंस्टेड ऑफ 4r तो आंसर भी वही आता जो स्फीयर वाला. ठीक है ना, प्रणय वर आस्किंग ना, तो सेम ही आएगा. प्रोजेक्टेड एरिया कांसेप्ट वर्क्स वंडरफुली वेल, डोंट वरी. चलो, so that was about your fx and fy and a brief idea about projected area. तो ये हो गया जो है तुम्हारा स्टैटिक्स का कंसेप्ट. लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा इस दैट अगर मान लो परफेक्टली स्मूथ सरफेस, सपोज किसी जगह पे परफेक्टली स्मूथ सरफेस है. तो मैंने ऐसे परफेक्टली स्मूथ सरफेस मतलब देखो नॉर्मली जो सरफेस हम लोग स्मूथ मानते हैं, इवन अगर ये वाला सरफेस भी देखोगे ना तो अगर थोड़ा सा इसको पानी वानी से साफ कर दो तो ये स्मूथ ही लगता है. बट देन हमें पता है कि स्मूथ में वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखो तो ऐसे ऐसे होता है. तो दैट्स लाइक कॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड सो ऑन. सपोज मैं इमेजिन करता हूं आइडियल केस परफेक्टली स्मूथ अगर है तो इन दैट केस सपोज मैंने क्या किया, एक हेमिस्फीयर रखा है ऐसे करके. ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक है. इसका डेप्थ है सपोज या हेमिस्फीयर की छोड़ो, सिलेंडर ही रख लो चलो. ठीक है, सिलेंडर ही रख लो. इसका डेप्थ है सपोज 5r, सिलेंडर का हाइट है 2r. ठीक है, सिलेंडर का डेंसिटी है सपोज 2 रो और लिक्विड का सपोज है रो. ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन गिवन. और मैंने एक रस्सी बांध दी. तो क्वेश्चन इज फाइंड F minimum required to start pulling up the cylinder. इस सिलेंडर को ऊपर उठाना. ठीक है, सिलेंडर का रेडियस r है, सिलेंडर का रेडियस r है, हाइट 2r है, डेप्थ ऑफ लिक्विड 5r है पूरे इसका, और लिक्विड का डेंसिटी रो है और सॉलिड का 2r. ये सॉलिड सिलेंडर है. दैट्स द केस. तो मिनिमम क्या फोर्स चाहिए इस सिलेंडर को अगर तुम उठाना चाहते हो तो कितना फोर्स चाहिए? गो अहेड. इस केस में क्या है डिफरेंस है, यूनिक फीचर क्या है? तो देखो बुओयंट फोर्स क्यों लगता है? बुओयंट फोर्स इसलिए लगता है कि जब हम कोई लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं ऐसे करके, तो क्या होता है यहाँ पे भी प्रेशर आता है नीचे की तरफ, साइड वाला प्रेशर आता है वेरिएबल ऐसे करके, है ना, लेकिन वो कैंसिल हो जाता है और यहां से भी एक प्रेशर आता है. तो ये दोनों तो कैंसिल कर जाता है. इन दोनों का नेट जो फोर्स होता है दैट इज व्हाट इज बुओयंट फोर्स. लेकिन मैंने इसमें खास करके लिखा है परफेक्टली स्मूथ सरफेस. तो यानी क्या होगा, ये जो दो सरफेस होंगे ना
वो लगभग समझ लो कि चिपक जाएंगे, इसके नीचे पानी नहीं जाता। दैट इज व्हाई द डिफरेंसेस, और कोई डिफरेंस नहीं। यानी अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं और अगर तुमको जस्ट लिफ्ट करना है फोर्स लगा के, तो यानी इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है ना उसको जीरो करना पड़ेगा। और क्या, एक वेट आएगा और यहां से अप थ्रस्ट आएगा, सॉरी इस बार अप थ्रस्ट नहीं बोलना चाहिए इसको, यहां पे डाउन थ्रस्ट आएगा, बस ये चीज। तो वेट कितना आ जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू जी, पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू जी, ये तो हो गया वेट। और जो डाउन थ्रस्ट आएगा वो भी एफ को ही वो करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल एक्शन बेशक जीरो कर दो, बट फिर भी एफ जो आएगा दैट विल बी वेट प्लस ये डाउन थ्रस्ट, सो देयरफॉर दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि 2r है तो ये 3r है, बिल्कुल सही, यानी 3r इंटू रो इंटू जी। तो बिल्कुल सही बोला है, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर क्यूब रो जी, और ये आ जाएगा 3 पाई आर क्यूब रो जी, यानी 7। बिल्कुल सही आंसर आया, and that is equal to 7 pi r cube rho into g। अब देखिए, ठीक है, so that's the case, बिल्कुल सही लिखा है। 4-7 वाला आंसर कई जनों ने दिया है, ध्रुव, सत्यम, प्रणय, ठीक है। शिवम और वेदांत थोड़ा सा अलग आंसर है, आई वाज जरा सर्च कर लो कि एग्जैक्टली अलग आंसर कहां पे आया है, ठीक है, जस्ट लुक एट दिस मैथमेटिक्स, दैट इज द मैथमेटिक्स टू वर्क, ठीक है। चलो, सो दैट वाज अबाउट मोर और लेस अबाउट स्टैटिक लिक्विड एज फार एज buoyant forces concerned। वो अलग बात है, इस केस में ये buoyant force या upthrust नहीं हुआ, ये एक्चुअली डाउन थ्रस्ट हुआ, जो कि मैं वहां पे एक्सप्लेन कर रहा था कि डाउन थ्रस्ट क्यों लेंगे। ठीक, ओके। इसके बाद एक और चीज हमने किया था, आई होप यू रिमेंबर, एंड दैट वाज द पैराबोलिक शेप। तो जैसे अगर एक सिलेंडर होता है, ठीक है, तो मान लो एक सिलेंडर है, तो मान लो इसका रेडियस r है और ये सपोज 2r, तो इसको क्या ओमेगा से घुमाना चाहिए, सो दैट क्या ओमेगा से घुमाना चाहिए सो दैट ये जो लिक्विड है वो बिल्कुल बेस टच कर जाए। तो फाइंड आउट ओमेगा सो दैट द लिक्विड टचेस द बेस। तो अगर इसको एक्सिस लेते हो तो ये पैराबोला बनता है, उस पैराबोला का इक्वेशन याद है, ओमेगा कितना होना चाहिए सो दैट द लिक्विड टचेस द बेस ऑफ द सिलेंडर। लेट्स क्विकली डिराइव द फार्मूला। तो फार्मूला कैसे आता है, मैं अगर मान लो एक लिक्विड रिवॉल्व कर रहा है ऐसे करके, तो मान लो यहां से वो ले लेता हूं, तो यहां पे एक छोटा सा सेक्शन लेता हूं, लेट्स से एट डिस्टेंस x एंड ऑफ थिकनेस dx। तो अगर dx होता है तो इसमें dy कितना होगा ना, ये है y और ये है y प्लस dy, तो हो गया y और ये है सपोज y प्लस dy, तो यानी ये हो गया बेसिकली dy। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर x, और इसका जो मास है वो क्या होगा ना, dx इनटू इसका कुछ एरिया क्रॉस सेक्शन a ले लो, है ना, तो इसका वॉल्यूम हो गया इनटू डेंसिटी, तो ये मास आ गया इनटू ओमेगा स्क्वायर x, तो दैट इज द एक्सेलरेशन। So यानी मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स हो गया। हु इज प्रोवाइडिंग दिस फोर्स,
this force is being provided by the differential pressure. यहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम होगा, कम लिक्विड का हाइट है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, तो डिफरेंस मान लो dy, यानी dy लिक्विड का जो हाइट है वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, तो कितना ना dy into rho into g, ये हो गया प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। तो एरिया तो हमने ऑलरेडी ए ले रखा है, तो वही एरिया होगा, तो खैर एरिया तो कैंसिल कर देंगे, तो देयरफॉर ए गेट्स कैंसिल, है ना, रो गेट्स कैंसिल, तो dy आ गया, ठीक है। तो अब दोनों साइड इंटीग्रेट करें, 0 to x 0 to y, तो y का तो y होगा और g भी आएगा, तो यानी y into g is equal to, इधर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर by 2, यानी y is equal to ओमेगा स्क्वायर by 2g, that's it. I think that will give the answer. तो इसका आंसर एक आ चुका है, दैट इज ध्रुव ने दिया है 2 रूट अंडर g by r, और सत्यम ने भी यही आंसर दिया है, रूट अंडर 4g by r। तो बेसिकली क्या होगा, इस बार y के जगह हम क्या लेंगे, 2r, यानी 2r is equal to ओमेगा स्क्वायर by 2g into r, इस r पे ये 2r है ना, एक r कैंसिल आ गया, यानी ओमेगा कितना आ गया, मैं 2 अंडर g by r। ठीक है, देख लो अच्छे से, या अच्छा अब हम निकालना चाहते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, हाउ मच वॉल्यूम of liquid is left, कितना वॉल्यूम का लिक्विड इसके अंदर रह गया और कितना निकल गया। मान लो इनिशियली पूरा भरा हुआ था सपोज, अब जैसे जैसे सिलेंडर को घुमाना शुरू करोगे तो देखना लिक्विड ओवरफ्लो करना शुरू होता है, तो एंड में देखना ये प्रोफाइल बनेगा, कुछ पार्ट ऑफ द लिक्विड रह जाएगा, कुछ गायब इन द सेंस की ओवरफ्लो हो चुका है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड that has remained inside the vessel, तो ये इसका डेरिवेशन हो गया, ठीक है। What volume of water remains inside the vessel, Vedanta says ki the answer is pi r cube, pi r cube, ठीक। इसमें रिलेशनशिप ये होता है कि 50% ऑफ द वॉल्यूम एक्चुअली रिमेन्स, ठीक है ना। फिफ्टी परसेंट रिमेन्स, उसका कैसे करेंगे ना, अगर मान लो कोई सा भी y पे लेता हूं, तो ये x हो गया और ये हो गया इसका dy, है ना, ये तो y तो y है, और अभी अगर थोड़ी देर पहले याद करो, देखो क्या आया था, y is equal to ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर by 2g, तो यानी x स्क्वायर क्या आ गया ना, 2g y by ओमेगा स्क्वायर, है ना, तो y into x स्क्वायर by y into x स्क्वायर हमें चाहिए, मतलब y into नहीं y भी तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए pi x स्क्वायर, सर तो यानी हमें चाहिए pi x स्क्वायर into dy, तो dy तो dy है, x स्क्वायर के जगह मैं लिख दूंगा 2g y by ओमेगा स्क्वायर, तो यानी हो जाएगा 2g y by ओमेगा स्क्वायर dy 0 से लेके 2r, so this is the volume which is the empty part, है ना, तो empty part is equal to v is equal to this, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ना, सत्यम इज आस्क्ड कि ये 33% नहीं होना चाहिए था,
नहीं 33% नहीं होगा, 50 आएगा देखना। तो चलो अभी कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। तो 2g बाय ओमेगा स्क्वायर y डिवाइड बाय y स्क्वायर बाय 2 ये आएगा। तो 2 तो कैंसिल हो गया, यानी y स्क्वायर g बाय ओमेगा स्क्वायर, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख दो 4g बाय योर 4g बाय r, है ना? तो ये आंसर आ गया। अच्छा सॉरी, y स्क्वायर बाय 2 इसमें तो लिमिट्स 0 टू 2r लगेगा ना, यानी एक्चुअली आएगा 2 2 कैंसिल हो गया, 4y स्क्वायर g बाय ओमेगा स्क्वायर, 4y स्क्वायर g बाय ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर आएगा 4g बाय r, है ना? तो y की जगह सॉरी y नहीं 4r स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 4g बाय r, ठीक है? तो 4g दैट मींस क्या आएगा ना, r क्यूब, पाई भी तो होगा ना, पाई आएगा, यानी आएगा पाई r क्यूब, बस पाई r क्यूब या g तो कैंसिल हो गया, दैट्स इट, ठीक है ना? ये तो पाई r क्यूब। अच्छा अगर तुम इसका वॉल्यूम देखो तो क्या आएगा ना, पाई r स्क्वायर h। तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या था, वॉल्यूम फुल क्या था, 2 पाई r क्यूब, पाई r स्क्वायर h 2r, यानी इनिशियल वॉल्यूम क्या आ गया ना, 2 पाई r क्यूब। लेकिन जो गायब हो गया वो वॉल्यूम कितना है ना, पाई r क्यूब। तो रह कितना गया ना, पाई r क्यूब। यानी क्या होता है इस केस में, तो कंक्लूजन ये आ जाता है कि 50% इज लॉस्ट। नाउ सत्यम इज आर्ग्यूइंग कि ये 33% नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली देखो 33% से तो डेफिनेटली ज्यादा होना चाहिए। अब देखो क्यों, क्योंकि मैं काम करता हूं, मैं यहाँ पे कोन बनाता हूं, तो अगर ये कोन देखते हो तो दिस विल बी व्हाट 1/3 ऑफ द सिलेंडर। तो देखो कोन से तो ज्यादा ही है, इस पार्ट का वॉल्यूम कोन से तो ज्यादा ही है, यानी 33% से तो डेफिनेटली ज्यादा होगा, है नहीं? अगर आर्गुमेंट भी देखोगे तो आप 33% से कितना ज्यादा होगा वो कोन को देख के हम नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि अगर मैं इसको बेस मान के एक इन्वर्टेड कोन बनाता हूं तो उससे बाहर ही हमारा पैराबोला जाएगा। तो द आंसर हैज टू बी दैट द वाटर दैट इज मूव्ड आउट हैज टू बी मोर देन 33%, 33% प्लस दिस पार्ट। अभी शेड नहीं करना चाह रहा हूं ये चीज। तो देयरफॉर जो मूव आउट वाला पार्ट है वो 33% से तो ज्यादा ही होगा, बल्कि इसमें आप तुम कैलकुलेशन भी कर सकते हो कि ये पार्ट कितना है, ये पार्ट कितना हो जाएगा 17%, क्योंकि टोटल मिला के 50% है साइड वाला पार्ट, एंड सो ऑन। ओके सर मैं 33% बचे हुए के लिए बोल रहा था। नहीं तो बात तो बराबर ही होगा ना फिर, जो बचा हुआ पार्ट है वो, अच्छा देखो अभी अगर मैंने कैलकुलेशन मैंने नहीं किया होता तो मुझे पता चल गया कि 50% बचा हुआ है, बट अगर मान लो कैलकुलेशन नहीं भी किया होता तो मैं इतना कह सकता था कि ये तो कोन हो गया, इससे ज्यादा निकला, तो कोन 33% ऑफ द सिलेंडर है, तो यानी 67 से कम परसेंट बचा है, इतना तो मैं कह सकता हूं। भाई कोन खुद 33% है और थोड़ा एक्स्ट्रा और पानी खत्म हो चुका है, तो जो कोन को छोड़ के बाकी पार्ट है वो 67% है, तो 67% से कम आंसर आना चाहिए तो गारंटेड है, बट वो 50 पे अटकेगा या कहां पे अटकेगा ये नहीं पता। दैट इज द पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है ना? तो देखो दिस कंक्लूजन कि ये तो 33% बचना चाहिए इज नॉट द राइट कंक्लूजन, ठीक है ना? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। आज हम लोगों ने मेनली क्या किया, बुओयंट फोर्स, प्रोजेक्टेड एरिया, और आई मीन इवन दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ स्टैटिक लिक्विड जो हमने अभी डिस्कस किया, बट देखना स्टैटिक लिक्विड के सेक्शन के अंदर आता है इन द सेंस दैट लिक्विड इज नॉट ज्योग्राफिकली शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, सो वी आर स्टिल कंसीडरिंग दिस टॉपिक आल्सो, दो द लिक्विड इज मूविंग इन अ सर्कल, बट स्टैटिक्स के अंदर ही हम लोग इसको डिस्कस करें, ठीक है? दैट्स नंबर 1. नंबर 2 इज दैट वी विल मूव ऑन टू देन सरफेस टेंशन एंड डायनामिक्स, दैट इज टुमारोज क्लास। कल हम लोग सरफेस टेंशन के ऊपर कुछ प्रैक्टिस करेंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे यू नो बर्नौलीज थ्योरम पे, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही करते हैं फिर, ठीक है? विल कैरी ऑन टुमारो।
थैंक यू सर। Thank you and have a good day. Thank you, sir. Thank you and have a good day.